मैंने एक समूह को रोका। वो समूह क्या कर रहा था, प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाए हुए था और उसका जितना अपमान हो सकता था वो किए जा रहा था घेरेबंदी करके। मैंने उस समूह को रोका। उनके सारे यंग पढ़े लिखे बच्चे थे, लड़के लड़कियां थे। मैंने पूछा कि जरा ये बताओ, वो नारा लगा रहे थे कि ये सरकार चोर है, ये सरकार चोर है। तो मैंने कहा कि आप सब पढ़े लिखे बड़े लग रहे हो। तो उन लोगों ने अपने अपने सबने बताया कि हाँ साहब कोई एमएटी से आया हुआ था, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था। सभी झूठ थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन लोगों ने उसके बाद मैंने कहा कि ये बताओ कि आप जो जूते मार रहे हो, ये है चोरों की सरकार, इनको मारो जूते चार, ये नारा लग रहा था। तो मैंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन इस सरकार को पकड़ के कहां से लाओगे, कैसे जूता जड़ोगे इनके ऊपर? तो उन लोगों का मतलब, मैंने कहा कि भाई वो सरकार रहती कहां है? तो उन्होंने कहा अरे आपको नहीं पता, प्रधानमंत्री है और वो उसके ऊपर ये है, सोनिया जी है, ये सबके नाम उन्होंने गिन दिए। तो मैंने कहा मुझे तो लगा आप सब पढ़े लिखे इंसान हो, बस मुझे अब एक उत्तर और आप दे दो कि आप ऑटोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हो, आप जनतंत्र में हो कि राजतंत्र में? उन सबने कहा जनतंत्र में। तो मैंने कहा कि फिर जनतंत्र की परिभाषा किसी को, तो एक लड़के ने एकदम से कहा कि वही बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। मैंने कहा सर यदि ये आपको पता है तो फिर मुझे लगता है जूते आप उठाइए और अपने मुंह पे मारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जमहूरियत के अंदर, जनतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सरकार आप है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। और उस समय मैंने ये महसूस किया कि पूरा का पूरा आंदोलन ही गलत दिशा में चल चुका है और चलना भी चाहिए था, वरना इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता। हिटलर ने कहा अगर अचानक से तुम्हारे किसी अच्छे ख्याल के साथ बहुत बड़ी भीड़ लग जाए तो समझना तुम्हारे ख्याल में कोई खोट था। एकदम से भीड़ तुम्हारे पास नहीं आ जानी चाहिए। भीड़ जो आती है इकट्ठा होकर के तो किसी न किसी पाप के पास आती है, किसी न किसी सिन के पास आती है। सुबह चिर विधवा है तेरी मस्जिद सदा सुहागन मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था। भीड़ मस्जिद की तरफ नहीं है, भीड़ मधुशाला की तरफ। हकीकत यही है। जिन्ना ने एक बात कही, मैं जहां पे जिक्र कर रहा था, वापस लौट के फिर यही आऊंगा अपनी बात पे, कि जिन्ना जब कल परिकल्पना दे रहा है गांधी, राम राज्य कह रहा है पाकिस्तान न बटे, हिंदू मुसलमान न अलग हो, उस क्षण जिन्ना उनको एक खत लिखते हैं, उपलब्ध है खत, उस खत में लिखते हैं और कहते हैं कि गांधी आपका ये स्वप्न बहुत अच्छा है लेकिन ये दीवा स्वप्न है, यूटोपिया है। वास्तविकता ये है कि हम और आप बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारी संस्कृतियां अलग हैं, हमारा संप्रदाय अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी जीवन शैली अलग है। जब हमारे मस्जिदों से आजान उठती है तो आपके कानों में तकलीफ होती है, जब आपके घंटे और शंख बजते हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है। और याद रखिए ये संबंध साथ में नहीं निभ सकता। निभ सकता है तो एक शर्त पर कि हम पड़ोसी अच्छे बन जाएं, भाई बनने की परिकल्पना भूल जाए। लेकिन गांधी ने जिन्ना की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आपकी मर्जी, आप ले जाइए, मुसलमानों को बना लीजिए अपना देश, लेकिन हमारे यहां तो सब कुछ सेकुलर रहेगा। मैं भी बड़ा खुश हूं, भारत को सेकुलर होना चाहिए, क्योंकि भारत के अतिरिक्त और कोई जमीन धरती पर कोई देश नहीं है जो ओरिजिनली सेक्युलर। कहने को बहुत सेक्युलर लोग हैं, लेकिन वहां सेक्युलर के मानी होता है कोई भी रिलीजन वाला कुछ नहीं बोल सकता है। हमारे यहां सारे रिलीजन वाले सब कुछ बोल सकते हैं, ये सेक्युलर है, बिल्कुल सेक्युलर देश है। लेकिन आज गांधी सही नहीं साबित हो रहा है, आज जिन्ना साबित हो रहा है। आप चाहे गोधरा की बात करें, चाहे मुजफ्फरपुर की बात करें, चाहे भागलपुर की बात करें, चाहे दिल्ली की और पंजाब के दंगों की बात करें, जिन्ना सही साबित होता दिखाई देता है, बिल्कुल सटीक लगता है। रेमेडी नहीं है हमारे पास। गांधी ने कह तो दिया 700 पर, रेमेडी उपाय नहीं दी। मैं उपाय पे लौटूंगा लास्ट में, इससे पहले वापस शिवाजी के उसी प्रश्न का जवाब कि क्या ये अरविंद केजरीवाल का मुहिम बन जाएगी? बन सकती है, मुझे नहीं पता। नहीं बने उसके लिए बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के मूवमेंट से जुड़े हुए रहे और अन्ना हजारे ने कहा भ्रष्टाचार मिटाओ, हम देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। कैसे मिटाएंगे? तो उन्होंने कहा हम व्यवस्था परिवर्तित करेंगे। सर, यदि मैं थोड़ा भी मनोविज्ञान को समझता हूं,
थोड़ा भी दर्शन को समझता हूं, आप में से जो भी दर्शन और मनोविज्ञान को थोड़ा भी समझता है वो जानता है कि भ्रष्टाचार व्यक्तिगत होता है, व्यवस्थागत नहीं होता है। कोई व्यवस्था भ्रष्टाचारी नहीं होती अपने जाने। हर व्यवस्था बड़ी परिष्कृत होती है, बड़ी शुद्ध होती है, बड़ी सही। कौन कहता है कि भारत का संविधान भ्रष्टाचारी संविधान है? कोई नहीं कहता, और हकीकत में ऐसा नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचारी सिद्ध हो रहा है हर मिनट, क्योंकि लोग भ्रष्टाचारी हैं। संविधान स्वयं नहीं चलता, व्यवस्था स्वयं नहीं चलती, व्यवस्था व्यक्तियों से चलती है। तो यदि भ्रष्टाचार कहीं मिट सकता है तो केवल व्यक्तिगत स्तर पर मिट सकता है, यानी कि व्यक्तियों को भ्रष्टाचारी से सदाचारी होना पड़ेगा, और सदाचारी होने के लिए राजनैतिक शिगुफे काम नहीं आते। सदाचार बड़ा ही सामाजिक, बड़ा ही धार्मिक मुद्दा है। भ्रष्टाचारी अरब हो गया तो इस्लाम आया, उसने सदाचार सिखाया। भ्रष्टाचारी जब भारत होने लगा तो तुलसी आए, कबीर आए, मीरा आई, उन्होंने सिखाया। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए कोई आध्यात्मिक आंदोलन तो सही है, राजनैतिक आंदोलन नहीं, क्योंकि राजनैतिक आंदोलन तो सिर्फ सामने वाली व्यवस्था में दोष निकाल करके अपनी व्यवस्था को कायम कराने की कोशिश करेगा, और यहीं से उसकी नीयत में खोट पैदा हो जाती है, जैसा कि उस पूरे के पूरे मूवमेंट में दिखाई देता है। और अगर उसका यह हर्ष आज होता दिख रहा है तो मुझे लगता है कि उसके पीछे सिर्फ यही कारण होगा कि थोड़ा सा गलत उन्होंने रास्ता चुन लिया। भ्रष्टाचार राजनीतिक स्तर पर नहीं सुधारा जा सकता, उसके लिए हमें किसी और अपने शिक्षा संस्थानों को बदलना पड़ेगा, अपने सामाजिक इदारों को बदलना पड़ेगा, हमारे सूचना तंत्र को बदलना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया हो। मीडिया को अपनी सृजनात्मक भूमिका निभानी होगी, वो इस तरीके के नायकों को सामने लेकर आए, इस तरीके की बातों को सामने लेकर के आए जो देश के सृजन में काम कर रहे हैं, न कि उसके विध्वंस में। सबकी अपनी भूमिका होनी चाहिए, बुद्धिजीवियों की अपनी भूमिका होनी चाहिए, वो देश के सृजनात्मक पहलू को, देश की अच्छाइयों को उभारे। मैं बार बार कहता हूं समीक्षात्मक आलोचना अच्छी होती है, मगर घृणात्मक आलोचना नहीं अच्छी होती। मगर इस देश का दुर्भाग्य है कि 60 सालों के अगर आप प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील साहित्य को पढ़ेंगे तो वो घृणात्मक आलोचना से भरा हुआ है, न कि समीक्षात्मक। अगर मैं साहित्य उठा लूं इन प्रगतिशील लेखकों का तो सर पीटने का मन करता है कि भारत न हुआ श्याम बेनेगल की पिक्चर हो गई, जिसमें गरीबी पहले शॉट से लेकर आखिरी शॉट तक लगी रहती है। ऐसा नहीं है, इस देश में मुगले आजम भी है, इस देश की कुछ अपनी खूबसूरती भी है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। हमेशा निगेटिव अप्रोच, हमेशा नकारात्मक सोच, ये तो इस देश की बर्बादी का कारण हो सकता है। और जैसा मुझे अपने अंदर महसूस होता है कि देश जिस गति से और जिस उन्माद के साथ अपनी ही बुराई कर रहा है, अपने पर ही ग्लानि पे महसूस कर रहा है, गिल्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि देश अपने आप को गृह युद्ध की आग में धकेल रहा है। हमारी इस मुहिम के पीछे जो हमारी एक ईमानदार कोशिश है वो सिर्फ ये है कि क्या हम इस देश को गृह युद्ध की आग से बचा सकते हैं? क्या हम इस देश को सचमुच व्यवस्था के भीतर किसी परिवर्तन की गुंजाइश में ला सकते हैं? बदलने का कम से कम मैं अपने जीवन में तो कतई कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन क्या, जैसा कि कहा, शिवाजी ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा, महामनीषी ने भी कहा कि हमें आने वाली पीढ़ियों के विषय में सोचना है। हम जो आज कर रहे हैं, ये तो महुए का पेड़ लगा रहे हैं, उन 95 बरस की उम्र में महुआ हमें थोड़ी ना खाने को मिलने वाला है। और यदि ये हमारी सोच नहीं है तो ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये केवल एक हाइपोथेसिस है, आज पैदा हुई कल मर जाएगी, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं वो कार्य कर रहा हूं जिस कार्य के योग्य हूं मैं। एक परिकल्पना मेरे जहन में आई और उस परिकल्पना को मैंने रखा। अब अंतिम और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो शिवाजी के उत्तर में मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या भारत लगा देने से हम संकीर्ण? बिल्कुल संकीर्ण नहीं होंगे, हमें जरा सा भारत को समझना पड़ेगा। भारत वास्तव में कोई ज्योग्राफिकल सीमा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम बहुत बार अपना भारत बदल चुके। हमारा असली भारत तो आजकल काफी अधिक हिस्से में पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है ही नहीं। हमारी सिंध नदी, हमारी वैदिक नदी तो उधर चली गई बेचारी, हमारे पास तो दूसरी गंगा होगा, ये सेकेंडरी नदियां पड़ी हुई हैं। भारत एक विचार है, अमेरिका भी एक विचार है,
जापान भी एक विचार है, चीन भी एक विचार है, पाकिस्तान भी एक विचार है। बहुत बड़ा विचार था पाकिस्तान के पीछे। अल्लामा इकबाल चाहते थे कि इस्लामों का जो खलीफेट संस्कृति है वो टूट गई है, वो दोबारा स्थापित की जाए और पाकिस्तान को इस्लाम का गढ़ बनाया जाए। लेकिन अभी तो सिर्फ आतंकवाद और गरीबी का गढ़ है फिलहाल। ऐसा अल्लामा इकबाल का ख्वाब तो नहीं था, पर यह हुआ। सब विचार है, कोई भी राष्ट्र बिना विचार के जन्म नहीं लेता है। लेकिन भारत विचार के ऊपर एक और चीज है जो दूसरे राष्ट्रों से भिन्न हो जाता है। चूंकि ये बहुत बड़ा विषय बन जाएगा, इतनी लंबी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन छोटे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत सिर्फ विचार नहीं है, भारत गहनतम चिंतन है। किसके प्रति? प्रेम के प्रति। प्रेम को जितने विस्तार के साथ भारत में समझा और समझाया गया, उतने विस्तार के साथ पूरे विश्व में न समझा गया और न समझाया गया। हर जगह प्रेम संकीर्ण हो जाता है, बहुत ऊपर जाएगा तो खुदा के सामने जाकर के खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। मगर हमारे यहां प्रेम अपना विस्तार करता और इस कदर विस्तार करता है कि ईश्वर भी हमारे अंदर समाहित हो जाता है, हम ईश्वर के ऊपर चले जाते हैं। ये जो विस्तार हम लेते हैं, यही हमको दरअसल वसुधैव कुटुंबकम तक लेकर के जाता है, हमें यूनिवर्सल बना देता है। लेकिन अब मेरी तकलीफ समझो कि हम यूनिवर्सल उस दिन होंगे ना जिस दिन हम पहले अपने देश के प्रति, तो हम कहीं से तो पहले निष्ठावान हो, अभी तो हम निष्ठा खो चुके। 100 सालों में हमने निष्ठा वाली जो प्रवृत्ति थी, अकीदे की जो आदत थी, वही हम में से चली गई है, गुजर गई। हम नितांत बेईमान लोगों की भीड़ है, हम सब एक दूसरे के कान कतरने में लगे हुए हैं। अगर हम इस प्रवृत्ति में ही पड़े हुए हैं तो कहते रहे कि साहब कल हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा, बिल्कुल नहीं बनेंगे। ग्लोबल विलेज का एक बड़ा विलेज हमें अपना हिस्सा बना लेगा, ऐसा तो दिखाई दे रहा है मुझे। हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसा मुझे दूर तक नहीं दिखाई देता है। हम सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आम आदमी पार्टी से इतना अच्छा हो, युवाओं की इतनी बड़ी भागीदारी हुई, लगा देश में एक राजनीतिक क्रांति आई है, देश का युवा। और इसके लिए हमें बड़ा शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि कम से कम एक इस तरह की बात आई जिससे कि राजनीति केंद्र में आ गई है, पटल पर आ गई है। अब तो मीडिया वाले भी जो है न्यूज के ऊपर हम लोग जरा ज्यादा नजर रखते हैं। अब वो जो सास बहू की सीरियल थे महिलाओं ने देखना कम कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि कम से कम राजनीति केंद्र में आ गई। और होना चाहिए, इस देश को इस वक्त सास बहू के झमेलों से बाहर निकलना चाहिए, है ना। लेकिन साथ ही साथ एक दुर्घटना भी घट गई। दुर्घटना ये घट जाती है कि जो लोग निकल करके राजनीति की बात कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश सीधे सीधे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, सत्ता में पहुंचना चाह रहे हैं, सीधे सीधे सत्ता के भीतर आकर के अपने को स्थापित कर लेना चाहिए। दुखद है।